नमस्कार। आदर्श शिक्षण समिति की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत। हम पढ़ रहे थे अध्याय 1 भोजन कहाँ से आता है। जो भी हम भोजन करते हैं वो हमें कहाँ से प्राप्त होता है, इसके बारे में हमने पहले भाग में पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे अंकुर कैसे तैयार किए जाते हैं। जो बीज होते हैं, छोटे बीज, तो उन बीजों में अंकुरण कैसे होता है, या फिर जो दालें होती हैं उन दालों को अंकुरित कैसे किया जाता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। कि सर्वप्रथम हम मूंग लेते हैं और उसको पानी में भिगो लेते हैं। उसके पश्चात उसको 1 दिन के लिए छोड़ देते हैं। फिर उसको पानी से बाहर निकाल लेते हैं और उसको एक गीले कपड़े में बांधकर हम उसको वापस छोड़ देते हैं। जब हम दूसरे दिन देखते हैं तो उसके अंदर से एक छोटी सी कली निकल के आती है। वो जो सफ़ेद रंग की संरचना होती है उसे ही अंकुर कहा जाता है। ये देख सकते हैं आप चित्र में कि जो ये मूंग के दाने लिए हुए हैं उसमें अंकुरण हुआ है। ये जो आपको सफ़ेद रंग की छोटी छोटी कलियां दिख रही है, ये इसके अंकुरण होने पे होता है। इसे कलियां निकल के आ जाती है। ऐसा आलू में भी होता है। आलू में भी एक आँख के समान संरचना होती है, वहाँ से जड़ें उत्पन्न होती है, लेकिन वो उसकी जड़ें होती है। इसमें ये अंकुरण होता है। ये बहुत सारे बीजों में होता है, जैसे मूंग, मोठ, चना। अगर चने को भी अगर पानी में भिगोया जाता है तो वो भी इसी तरह बन जाता है और इसी तरह उससे भी संरचनाएं निकलती है। यह जो अंकुरण है इसको इसीलिए किया जाता है ताकि इससे जो नाश्ता बना के खाया जाए तो इस अंकुरित मूंग में, मोठ में, या फिर जो चने होते हैं वो सादे मूंग की बजाय ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं और उसमें ज़्यादा प्रोटीन होता है। इसीलिए इन मूंग को नाश्ते के रूप में ऐसे अंकुरित करके खाया जाता है। इसे नाश्ते के रूप में भी ले सकते हैं। इसमें अगर प्याज, हरी मिर्ची, टमाटर और ये सब मिक्स करके कटिंग करके खाया जाता है तो ये जो भोजन का स्वाद है उसको बढ़ा देता है और हमारे शरीर को भरपूर मात्रा में प्रोटीन मिलता है। क्या आपने मधुमक्खी का छत्ता देखा है? हमारे घरों के आसपास या किसी पेड़ पे या फिर किसी न किसी जगह पे या फिर किसी छत की दीवार पे हमने कई बार बहुत सारी मधुमक्खियों को देखा है। वो एक ही जगह पे झुंड बना के बैठी हुई होती है। बहुत सारी वो किसी न किसी एक जगह पे बैठी हुई होती है, वह उनका घर होता है। उसको हम मधुमक्खी का छत्ता कहते हैं। क्या आपको पता है कि मधुमक्खियाँ शहद कैसे बनाती हैं? तो मधुमक्खियाँ शहद बनाने के लिए फूलों से मकरंद इकट्ठा करती हैं। जो फूलों का जो रस होता है, जिसे मकरंद कहा जाता है, उसको इकट्ठा करती हैं और फिर पानी ला करके शहद का निर्माण करती है और वर्ष भर इसका उपयोग करती है और वह इस शहद का भंडारण भी करती हैं। ज़्यादातर जो फूलों की खेती करते हैं, जो लोग फूलों की खेती करते हैं बड़ी मात्रा में, वह मधुमक्खी पालन भी करते हैं। उनके लिए कृत्रिम छत्तों का निर्माण किया जाता है, कृत्रिम छत्ते बनाते हैं और यह कार्य ज़्यादातर खेतों में किया जाता है। खेतों में एक तरफ फूलों की खेती की जाती है और दूसरी तरफ मधुमक्खी पालन भी किया जाता है, ताकि जो फूल हैं उनको परागित किया जाए, उनको निषेचित किया जाए। इसलिए फूलों के ऊपर छोटे छोटे परागकण पाए जाते हैं। सामान्यतः आपने देखे नहीं होंगे, लेकिन आप देख सकते हैं। अगर किसी फूल को लेकर के देखेंगे तो उसके ऊपर छोटे छोटे दानों जैसी संरचनाएं पाई जाती है। उनको परागकण कहा जाता है। जब मधुमक्खियाँ शहद बनाने के लिए फूलों के पास जाती है और फूलों के ऊपर बैठती है, जो वो फूलों के ऊपर छोटे छोटे दाने होते हैं, जो वो कण होते हैं, वो मधुमक्खियों के टांगों के चिपक जाते हैं और एक फूल से दूसरे फूल तक पहुंचते हैं और वह फूल निषेचित होते हैं। जो ये फूलों के निषेचन की क्रिया है, यह आप बड़ी क्लासों में पढ़ेंगे आगे। तो मधुमक्खियाँ जो फूलों को परागित भी करती हैं और शहद निर्माण भी करती हैं। इसीलिए इन दोनों चीज़ों को ज़्यादातर एक साथ में किया जाता है। फूलों की खेती भी की जाती है और मधुमक्खी पालन भी किया जाता है।
मधुमक्खी इस शहद का भंडारण करती हैं और अपने भोजन के रूप में वर्ष भर इसका उपयोग भी करती हैं। यह देखिए, आपको मधुमक्खी का चित्र दिखाया गया है। मधुमक्खियाँ भी 3 तरह की होती हैं। मतलब एक छत्ते में 3 तरह की मधुमक्खियाँ पाई जाती हैं। रानी मक्खी, नर मक्खी और श्रमिक। 3 तरह की मधुमक्खियाँ पाई जाती हैं एक ही छत्ते के अंदर। देख सकते हैं, ये मधुमक्खियाँ भिनभिना रही हैं। इनका छत्ता बना हुआ है और ये इसी छत्ते के अंदर अपना रस इकट्ठा करती है। यह आपको मधुमक्खी के छत्ते का चित्र दिखाया हुआ है। मधुमक्खी का छत्ता ऐसे ही होता है। ये छोटे छोटे उसमें सांचे बने हुए होते हैं। उन्हीं सांचों के अंदर ये पानी से, मकरंद से, मीठी चीज़ों से ये इस शहद का निर्माण करती है। आपने देखा है पेड़ों पर या फिर कहीं जगह पर मधुमक्खियों के ऐसे घर बने हुए। अब हम बात करेंगे पालतू जानवरों के बारे में। क्या आपके घर में कोई पालतू जानवर हैं? जैसे कि पालतू जानवर किसे कहते हैं? जिसे हम सामान्यतः पाल सकते हैं। शेर को तो हम पाल नहीं सकते क्योंकि वो हमें ही खा जाए। तो जो हमारे घर में पाले जाते हैं, जैसे कि गाय है, बकरी है, कुत्ता है, भेड़ है, इन सभी को हम अपने लाभ के लिए पालते हैं। जैसे कि गाय, कुत्ता, बिल्ली इत्यादि। क्या आप इनकी देखभाल करते हैं? अगर आपके घर में पालतू जानवर हैं या आपने देखे हैं तो आप बताइए कि यह क्या खाते हैं। गाय, भैंस, बकरी यह क्या खाते हैं? तो यह घास खाते हैं, पेड़ों की पत्तियां खाते हैं। जो ये जंतु हैं ये पादप उत्पाद खाते हैं। जो पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं वो उत्पाद खाते हैं। यह घास खाते हैं। तो ऐसे जंतु जो पादप उत्पाद खाते हैं, मतलब जो पेड़ पौधों से प्राप्त होने वाली चीज़ों को खाते हैं, वह शाकाहारी जंतु कहलाते हैं। घास का चित्र दिया हुआ है। तो जंतु मतलब पेड़ पौधों से प्राप्त उत्पाद, घास वगैरह, यह सारी चीज़ें खाते हैं। सामान्यतः जंतु घास ज़्यादा खाते हैं। जैसे गाय घास खाती है, बकरी भी घास खाती हैं। ये एकदम से शाकाहारी है पूर्ण रूप से। इसके अलावा दूसरी चीज़ों का सेवन यह जंतु नहीं करते। मांसाहारी जंतु ऐसे जंतु जो दूसरे जंतुओं पर आश्रित रहते हैं, मांसाहारी जंतु कहलाते हैं। जैसे कि मैंने उदाहरण दिया हुआ है शेर। शेर कभी भी घास नहीं खाता है, यह मांस खाता है। जैसे कि किसी भी, चाहे चूहे का हो, चाहे बिल्ली का हो, जो भी जानवर इसको मिले, यह दूसरे जंतुओं का भोजन करता है और यह एक मांसाहारी जंतु है जो मांस का सेवन करता है। ये पादप उत्पाद नहीं खाता है। सर्वाहारी जंतु वह जंतु जो मांस भी खाते हैं और पादप उत्पाद भी खाते हैं, सर्वाहारी जंतु कहलाता है। जैसे कि उदाहरण दिया हुआ है मनुष्य, जैसे कि उदाहरण के तौर पर है कुत्ता, जैसे कि उदाहरण के तौर पर है बिल्ली। बिल्ली दूध भी पीती है और चूहे को भी खाती है। मनुष्य मांस का भी सेवन करता है और भोजन भी करता है जो पादप उत्पाद होता है। जैसे कि कुत्ता दूध भी पीता है, रोटी भी खाता है और किसी अन्य जंतु का भी भक्षण करता है, तो वह सर्वाहारी जंतु हुआ। अभी जो हमने पढ़ा उसी के आधार पर ये निम्न प्रश्न दिए हुए हैं। पहला प्रश्न हमारा है शाकाहारी और मांसाहारी जंतु किसे कहते हैं, और इनके एक एक उदाहरण देने हैं आपको। दूसरा प्रश्न हमारा है पौधे की किन किन भागों का प्रयोग हम भोजन के रूप में करते हैं, नाम बताने हैं। तीसरा है बीजों को कैसे अंकुरित किया जाता है, बीजों से वो सफ़ेद रंग की जो संरचना निकल के आती है वो हम कैसे कर सकते हैं इसको। चौथा प्रश्न हमारा दिया हुआ है पीछे दी गई सारणी में शाकाहारी, मांसाहारी व सर्वाहारी जंतुओं के नाम छांट कर लिखने हैं आपको। इसमें कुछ जंतु दिए हुए जैसे जिराफ, मेंढक, हाथी, हिरन, मगरमच्छ, बंदर, ऊंट, सांप, शेर, टाइगर, कछुआ। तो आपको एक लिस्ट बनानी है
एक सारणी बनानी है और सारणी के अंदर आपको शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी जंतुओं के नाम अलग अलग लिखने हैं। धन्यवाद।